नमो नमः। नमो नमः। मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले गणेश जी भक्त गुरु के देव सर्व कार्य सर्व रघुपति राघव राजा राम पते। तो ऐसे हमारी विद्या की देवी मां सरस्वती और उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाई। तो समझ में यह है कि आपको बात में मिलता करता क्या है। और दूसरा प्रवीण गुड टॉपिक पाएंगे। एक अमृत योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है। अमृत बोलने अमृत लगता है वो पानी वाला जहर वाला कुल मिला के। तो वैसे AMRUT पूरा नाम है। तो A फॉर अटल, M फॉर मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहरी विकास के लिए एक अमृत योजना लॉन्च की। दूसरा है अटल पेंशन योजना, ये पेंशन वाकई संबंधित है। इसी तरह से आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सभी हॉस्पिटलों के नाम चेंज कर दिए भारत सरकार ने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सभी के डिजिटल कार्ड, हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना कार्ड, वो इतने कार्ड जारी कर रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सभी जो PSC और सरकारी हॉस्पिटल थे सभी के नाम भारत सरकार ने योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य और उनकी उन्नति के लिए सेंटर के नाम चेंज कर दिया, पुराना पदनाम नहीं रहा। बायो फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक हैं, जैसे आप यूरिया और सारी चीजें देखते हो अपने सोडियम फॉस्फेट और सब तरह के उर्वरक हैं। जैविक उर्वरक हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? इंडिया है जिसमें आपको ये नहीं कि इसी एज में किसी भी एज में हो खेलते कूदते हैं। तो फायर स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी सरकार की तरफ से पूरा प्लेटफॉर्म दे रखा है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC ग्राम प्रवेश वाले हुए थे। बैंकों में आपके पास जो भी इतनी जमीनें होती हैं उसके आधार पर एक तहसीलदार के माध्यम से 600 कार्ड बनता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन ले सकते हैं। किसानों को किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, बैंक से मिलता है। नाम मात्र की ब्याज रेट होती है मार्केट में 18%, 20%, 24% सरकारी ब्याज दर नाम मात्र जो भी RBI तय करे। तो KCC के आधार पर रहन मुक्ति भी हो जाती है और उसके द्वारा रहन बदल फिर भी एक तरह से उसको कार्ड से लैंड के आधार पर, टाइटल के आधार पर लोनिंग की सभी व्यक्तियों किसानों को फैसिलिटी दे रखी है। अब समाज में कहीं मनुष्यता बाकी, हथियारों की होड़ लगी है, हथियारों की होड़ लगी है, फैले भले गरीबी, चुरा पीठ में भौंक रहे अब तो देश करीबी। धरती के ऊपर संकट के बादल है मंडराए, धरती के ऊपर संकट के बादल है मंडराए, है युद्धों की आशंका अब सबके मन घबराए। हिंसा और अहिंसा के बारे में आजकल बहुत चर्चा है और उतनी बहस है जितनी कि मैं मानती हूँ कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समय में भी इतनी बहस रही होगी कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। हिंसा से मनुष्य का बहुत पुराना रिश्ता है। आदिम युग से हिंसक था, मारता था, खाता था, मार पीट के अपना जीवन जीता था। पर जैसे जैसे विकास हुआ उसमें संवेदना जागी, वो पारिवारिक और सामाजिक गुणों से युक्त हुआ और अंत में एक अच्छा जीवन शैली जीते हुए हम आज यहाँ तक आ गए। आज का ये विषय है मेरा कौमी एकता एवं उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कौमी एकता के लिए काफी प्रयास देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने किए, जिनमें गांधी जी सर्वप्रमुख हैं। लेकिन जो ये सांप्रदायिक सद्भाव के न होने की समस्या है, देश और दुनिया में विद्यमान है। इसीलिए इस प्रकार की विचार गोष्ठियां हमें करनी पड़ रही हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अभी काम होना शेष है। हमें और पिता सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे।
डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, भगवान सिंह मीणा साहब, आदरणीय चंद्रशेखर जी और मेरे छोटे भाई प्रिय अतुल चौहान जी, मुख्याचार्य, सभी युवा साथीगण, इसमें उपस्थित सभी मेरे सम्मानीय अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, आज की गोष्ठी में जिला स्तरीय अहिंसा एवं कौमी एकता सम्मेलन में मुझे जो टॉपिक दिया है कि राष्ट्रीय एकता में युवाओं की भूमिका। सबसे पहली चीज है कि युवा कौन है। हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अनुसार, यूनिसेफ के अनुसार 9 से 15 वर्ष तक या 9 से 18 वर्ष तक की आयु में हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं हार्मोन की वजह से। तो उस अवस्था को तो हम कहते हैं किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बाद 15 से 25 तक की जो आयु है वो एक युवावस्था के रूप में आ जाती है। कुछ देशों ने 15 से 30 तक की आयु, ये कौम का अर्थ पॉलिटिकल के हिसाब से अलग अलग तरीके से जो बात कही गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन सभी चीजों के लिए अगर कोई एक चीज महत्वपूर्ण है तो वो है एजुकेशन। विचारों के लिए, दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए, जैसा कि अभी माननीय दयाकांत सर ने भी कहा, कई तरह की चीजें हैं। तो जो परिमार्जन होता है हर विचार का या हर सिद्धांत का, या मैं तो ये कहूंगा एटीट्यूड का, मानसिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा और वाचिक अहिंसा। वाचिक अहिंसा जो है वो सीधे मन पर प्रभाव डालती है, मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वाचिक अहिंसा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने 3 जो है गोले उस व्यक्ति के लिए दिए और कहा कि हे वत्स, ये 3 गोले मैं आपको दे रहा हूं और जैसे ही इनमें से आप गोला गिराओगे जमीन पर, आप जो भी मांगोगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वह व्यक्ति प्रसन्न होकर के उन गोलों को लेकर के घर में प्रवेश कर ही रहा था कि अचानक से उसका बेटा आकर के लिपट गया और वो एक गोला जमीन पर गिर गया और वह व्यक्ति बोला, अरे तेरी आंख नहीं है। अपने पुत्र से बोला, अरे तेरी आंख नहीं है। तो उस पुत्र की आंख चली गई। अब बेचारा वो टेंशन में आ गया। उसने स्वयं ने दूसरा गोला जमीन पर फेंका और कहा कि मेरे बेटे के चेहरे पे आंखें आ जाएं। ध्यान से सुनना, मेरे बेटे के चेहरे पे आंखें आ जाएं। तो उस बेटे के चेहरे पे इतनी आंखें आ गई कि उसका कड़ू रूप देख करके वो घबरा गया और उसने तीसरा गोला फेंकते हुए जमीन पर पटक करके कहा कि जो मेरा बेटा है वह सामान्य अवस्था में आ जाए। तो साथियों, वो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा जो वरदान मिला था, वो जो वाचिक उसकी क्षमता है, उसका सदुपयोग न करने के कारण उसके सारे वरदान निष्फल हो गए। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम लोग अपने मन से, वचन से अगर किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये हिंसा के अंतर्गत आता है। हम अपने कर्म से, मन से, वचन से, वाणी से, व्यवहार से, किसी भी तरीके से यदि हम किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो हिंसा है। हमारे बीच में हमारी मैडम हैं डॉक्टर अंजुल सिंह जी, जो पीजी कॉलेज में मेरी गुरु रही हैं, केमिस्ट्री पढ़ाई है मुझे बहुत खुशी हो रही है मैडम के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। मैडम ने एक बात बताई थी कि मन, वचन और कर्म से यदि हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से वो अहिंसा है। तो हम सभी युवा हैं, पीछे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, ये परम दायित्व बनता है कि हम किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोकें। हमारे पीजी कॉलेज के सर बता रहे थे कि बच्चों ने 15 से 20 पंखे जो हमने नए लगवाए थे बच्चों की सुविधा के लिए, उन बच्चों ने मरोड़ करके उनको टेढ़ा कर दिया, उनका जो है रूप बदल दिया, अब वो चल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक एक पाई पाई
हमारी कहीं ना कहीं छोटी से छोटा अंश उसमें निहित है। हम इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे हम अपने देश को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते रहेंगे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कौमी एकता हिंसा के ऊपर अपने विस्तृत विचार विमर्श कर दिया है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कविता है, पहले मैं बोलूंगा और आप दोहराएंगे। कसम खाई है कसम एकता किलो में बहेंगे, कसम एकता किलो में बहेंगे, खाई है कसम अनेक मगर दिल तो एक है, ये धड़कने अनेक मगर दिल तो एक है, ये धड़कने अनेक मगर दिल तो एक है, राहें जुदा जुदा सही मंजिल तो एक है, राहें जुदा जुदा सही मंजिल तो एक है, मंजिल तो एक है, सबकी मंजिल तो एक है, मंजिल तो एक है, सबकी मंजिल तो एक है, ये धड़कने अनेक मगर दिल तो एक है, ये धड़कने अनेक मगर दिल तो एक है, राहें जुदा जुदा सही मंजिल तो एक है, राहें जुदा जुदा सही मंजिल तो हम एकता को ही वतन की जान कहेंगे, हम एकता को ही वतन की जान कहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे, हम एक हैं हम एक हैं हम एक रहेंगे, है कसम एकता किलों में बहेंगे। गतिविधियां राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही हैं। हमारा सभी का ये दायित्व बनता है कि हम अपने गांव में, अपने स्कूल में, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने देश के लिए ऐसे अच्छे कार्य करते रहें जिनसे किसी को हिंसा न पहुंचे, किसी को नुकसान न पहुंचे, और यही हमारी भागीदारी है। आज हमारा युवा, आप लोग देख रहे हैं, मोबाइल का दुरुपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। हमारे साथी वक्ता श्री अतुल चौहान जी ने बताया कि कोई इसे वरदान के रूप में देख रहा है तो कोई इसे अभिशाप के रूप में। निश्चित रूप से आज के जो युवा हैं, इनके ऊपर जो मोबाइल है वो इस तरीके से हावी हो गया है कि एक दिन के लिए यदि मोबाइल दूर कर दिया जाए तो उनको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छिन गया। मैं इसका दुरुपयोग करने से खुद भी कम यूज करें, जितनी आवश्यकता हो सदुपयोग करें। हमारे विद्वजन साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई, निश्चित ही वो अनुकरणीय है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं एक और, हमारे बीच में एक ऐसी प्रतिभूति मौजूद है जो पेशे से तो व्याख्याता है लेकिन एक युवा लेखक भी है। चाहे वो स्काउट गाइड का मामला हो, चाहे लेखन का मामला हो, चाहे शिक्षा जगत में हो। श्री भगवान सिंह मीणा जी एक बार खड़े हो, एक बार दोनों तालियां बजाए भीड़ खड़े होकर तालियां बजाए, ऐसे नहीं खड़े हो जाए आप लोग। एक बार हुआ करती थी, लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी विदेशों में जाकर भारत वर्ष में रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, हमारे इतिहास को पढ़ा, अतीत को जाना और लोगों को पहचाना कि मुझे क्या करना है, जिस तरीके से मुझे कौन सी लड़ाई लड़नी है, जब जाकर मेरा देश आजाद होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक नाम जो गरीब परिवार से थे, उस समय तो पता है आपको कि किस तरीके से छुआछूत का एक रोग फैला हुआ था देश में, लेकिन संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, पढ़ाई की दम पर भारत का संविधान लिखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए 5 मिसाइलें देके गए, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया था, अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अपने देश में पूरा अपना जीवन देके गए। तो इस तरीके से कहते हैं ना कि शिक्षा अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका सामाजिक परिवेश अच्छा होगा, शिक्षा अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका सांस्कृतिक परिवेश अच्छा होगा, शिक्षा अगर अच्छी होगी तो आपका राजनीतिक कैरियर अच्छा होगा। कुल मिला के बात यह है कि शिक्षित बनो, और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मैंने किताब पढ़ के और मैं नौकरी लग गया और बस मेरा यही उद्देश्य है। शिक्षित आप तभी हो जब हमारे महानुभाव, हमारे मीणा साहब और चंद्रशेखर जी भाई साहब जिला परिषद में जॉब करते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, अगर इनके कार्यालय में जैसे 5 बजे ऑफिस का टाइम है, 5 बजे बाद कोई बेचारा गरीब आदमी, गर्भवती महिला आती है, या फिर कोई बाबा साहब बुजुर्ग बूढ़ा बड़ा आता है और वो कहता है बेटा मैं लेट हो गया, मेरा थोड़ा सा काम है, ये काम कर दो। अगर ये काम नहीं करते, उसको अपमानित करते हैं कि नहीं कल आना, चले जाओ समय हो गया ऑफिस का, तो आप शिक्षित नहीं हो। शिक्षित आप जब ही हो जब शिक्षा आपके सामाजिक परिवेश में है,
शिक्षा जब आपके सांस्कृतिक परिवेश में है, क्योंकि शिक्षा ही सभी इंसान को प्रबुद्ध बनाती है।